संजय लुणावत, माय मिशन, उदयपुर, बीएड द्वितीय वर्ष, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या, पार्ट 3। तथ्यात्मक ज्ञान की विशेषताओं को संक्षेप में लिखो। अब जो विशेषताएं हैं वह है कि इसका प्रस्तुतिकरण क्रमबद्ध रूप से किया जाता है। जो भी सिद्धांत है उनका विभिन्न भाषाओं के माध्यम से वर्णन किया जाता है। तथ्यात्मक ज्ञान उचित भी हो सकता है, अनुचित भी हो सकता है। हर तथ्यात्मक ज्ञान उसमें कोई न कोई तथ्य जरूर छुपा हुआ होता है। तथ्य ये जो है सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। जो भी तथ्यात्मक ज्ञान है वह किसी न किसी नियम या सिद्धांत से संबंधित होता है। इसमें विश्वास की भावना जुड़ी हुई होती है। तथ्य जो है वह आगे चिंतन को प्रेरित करता है। अनुमान लगाया जा सकता है। पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से तथ्यात्मक ज्ञान दिया जाता है और तथ्यात्मक ज्ञान का संबंध निष्कर्ष से भी होता है। नेक्स्ट, ज्ञान के समाज संबंधी कार्यों पर टिप्पणी लिखो। अब ज्ञान क्या करता है? सामाजिक नियम बनाता है, प्राचीन साहित्य की संरक्षण करता है, समाज में फैली हुई अंधविश्वास और कुरीतियों को समाप्त करने का काम करता है, समाज सुधार करता है, धर्म के विषय में एक सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करता है, यानी हम अपने धर्म को मानें लेकिन अन्य धर्म का भी सम्मान करें, समाज में व्यवस्थाएं बनाए रखता है। नेक्स्ट, आलोचनात्मक शिक्षण के रूप में पृष्ठपोषण पर टिप्पणी लिखो। यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ कि पृष्ठपोषण का मतलब होता है फीडबैक। सकारात्मक पृष्ठपोषण के द्वारा शिक्षक जो विद्यार्थी है उसका जो अधिगम है यानी सीखना, उसके प्रति उसका उत्साहवर्धन करता है, और नकारात्मक पृष्ठपोषण यानी निगेटिव फीडबैक में विद्यार्थी की कमी और त्रुटि को सुधारने के लिए कोशिश होती है। अब फीडबैक देने के क्या उद्देश्य हैं? पृष्ठपोषण के क्या उद्देश्य हैं? पहला तो है उपचारात्मक, यानी छात्रों की कमियों को सुधारा जाए। दूसरा है विकासात्मक, यानी छात्र के गुणों का विकास करें। और तीसरा है नवाचारात्मक उद्देश्य। तो नवाचार का मतलब क्या है कि विद्यार्थियों को नए नए कौशल में एक्सपर्ट किया जाए, पारंगत किया जाए। नेक्स्ट, विद्यालयी संस्कृति के अंतर्गत सामाजिक एवं बौद्धिक वातावरण निर्मित करने के लिए कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं? तो पहला है विद्यार्थी जो भी कार्य करते हैं वह समुदाय यानी लोगों के सामने प्रदर्शित करना, विद्यार्थियों में परस्पर अभिवादन की भावना भरना, उनका एक दूसरे को सहायता करने के लिए प्रेरित करना, विद्यालय का वातावरण आरामदेह हो, स्टाफ यानी कार्मिक किसी के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखें, सभी छात्रों को महत्व दिया जाए, छोटी बड़ी हर सफलता को उसका खुशियाँ मनाई जाए। नेक्स्ट, विद्यालयी संस्कृति में व्यवहार की नीति विकसित करने के लिए कौन से कार्य किए जाने चाहिए? तो सबसे पहले व्यवहार की नीति को ही विकसित किया जाए, आपस में चर्चा की जाए, जो भी नियम नीति वगैरह है उनका पालन किया जाए। नेक्स्ट, वर्तमान में पाठ्यचर्या निर्माण यानी करिकुलम का जो निर्माण किया जाता है और संचालन में शिक्षकों के योगदान की वास्तविकताओं का उल्लेख करें और शिक्षक से की जाने वाली आशाएं बताएं। तो ज़रूरी है कि पाठ्यचर्या निर्माण में चुनाव की स्वतंत्रता शिक्षकों को दी जाए। निर्णय लेने में शिक्षकों को भी समानता के साथ स्थान दिया जाना चाहिए। वातावरण ऐसा निर्माण किया जाना चाहिए जो शिक्षकों के लिए एक प्रोत्साहन देने वाला हो। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ ठाकुर के अनुसार प्रकृतिवादी शिक्षा को स्पष्ट कीजिए। तो टैगोर ने कहा था शिक्षा प्राकृतिक स्थान पर दी जाए, शिक्षा स्वतंत्र वातावरण में हो, भारतीय दर्शन, कला और संस्कृति पढ़ाई जाए, शिक्षा का संबंध राष्ट्रीय जीवन से हो, विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान किए जाएं,
विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो और प्रत्यक्ष स्रोतों से ज्ञान प्राप्त कराया जाए, शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, शिक्षा प्रणाली भारतीय हो, सामाजिक जीवन और उसके आदर्शों का विकास किया जाए, मूल प्रवृत्ति है उनको अच्छी दिशा में मोड़ा जाए, जीवन संघर्ष के लिए शक्ति का विकास किया जाए और आत्मसंतोष की भावना उत्पन्न हो। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ ठाकुर के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? तो पहला तो है कि छात्र का बौद्धिक विकास हो, उसमें स्वतंत्र अभिव्यक्ति यानी अपने अंदर के गुणों को प्रकट करने की भावना बलवती हो या सामर्थ्य हो, शारीरिक विकास हो, चारित्रिक एवं आध्यात्मिक विकास हो तथा विद्यार्थी विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय कर सके। इसीलिए टैगोर ने विश्व भारती नामक संस्था की स्थापना की। नेक्स्ट, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा के वर्तमान समय में आवश्यक मूल्य बताइए। तो गांधी जी के बुनियादी शिक्षा के कुछ आवश्यक मूल्य हैं। पहला है भौतिक मूल्य। गांधी जी ने शारीरिक श्रम, स्वावलंबन आदि आर्थिक तत्वों को भौतिक मूल्यों में शामिल किया। दूसरा है चारित्रिक मूल्य। गांधी जी के अनुसार ज्ञान का उद्देश्य केवल चरित्र निर्माण होना चाहिए। तीसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य और चौथा है आध्यात्मिक मूल्य। नेक्स्ट, गांधी जी के अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो देखिए, पहला है चरित्र निर्माण, दूसरा है जीविकोपार्जन यानी आत्मनिर्भर बन सके, अपनी रोजी रोटी खुद कमा सके। तीसरा है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट, गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के विकास हेतु मुख्यतः शिक्षण की किन विधियों को महत्वपूर्ण माना? तो गांधी जी ने 3 विधियों को महत्वपूर्ण माना। पहला है करके सीखना, दूसरा है अनुभव से सीखना और तीसरा है सभी विषयों का समन्वित ज्ञान प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के द्वारा रचित ग्रंथों के नाम लिखो। तो एक तो गांधी जी की आत्मकथा है माय एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, एक उन्होंने पत्रिका निकाली थी हरिजन, एक उन्होंने निकाला था ट्रू एजुकेशन, एक उनकी ग्रंथ है टुवार्ड्स न्यू एजुकेशन। नेक्स्ट, गांधी जी के समाज दर्शन पर टिप्पणी लिखो। गांधी जी ने कुशल चिकित्सक की तरह समाज की, देश की दशा को गहराई से समझा और इनकी बुराइयों का व्यापक अन्वेषण करके बुरे प्रभाव की जांच की और श्रेष्ठ और सही तरीके से उन बुराइयों को दूर किया। नेक्स्ट, शिक्षा के सामाजिक आधार को दर्शाते हुए भारतीय संविधान के संवैधानिक मूल्यों का उल्लेख कीजिए। अब हमारे क्या संवैधानिक मूल्य? संप्रभुता यानी अपने प्रभु हम स्वयं हैं, यानी हमारा देश किसी भी बाह्य और आंतरिक दबाव से मुक्त है। फिर आता है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणतंत्र, न्याय, मूलभूत कर्तव्य, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं व्यवस्था, राष्ट्र की एकता और अखंडता, भ्रातृत्व, समानता और स्वतंत्रता। अगर प्रश्न यूँ पूछा जाए जनतंत्र के मूल्यों की सूची बनाइए तो भी उत्तर यही होगा। नेक्स्ट, शिक्षा एवं राजनीति में अंतः संबंध बताइए। तो राजनीति का अनुशासन पर प्रभाव पड़ता है, शिक्षा भविष्य के लिए प्रभावी नेतृत्व तैयार करती है, शिक्षा राजनीति को दिशा प्रदान करती है। तो शिक्षा का राजनीति पर और राजनीतिक प्रणाली का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, भारत जैसे विकासशील देश में शिक्षा का सार्वभौमिकरण किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? तो भारत में सभी के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट, प्लेटो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो आत्मा का ज्ञान हो, सद्गुणों की प्राप्ति हो, संगीत, चित्रकला जैसे विषयों के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हो, संयम और साहस का विकास होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रजातंत्र के मूल्य सिद्धांतों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो वो सिद्धांत हैं समानता, स्वतंत्रता, न्याय,
समाजवाद, भ्रातृत्व। नेक्स्ट, भारतीय समाज की समाजवादी व्यवस्था की संक्षेप में विवेचना करो। तो हमारी व्यवस्था की कुछ विशेषताएं हैं। सहयोग को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, नैतिक मूल्यों का विकास करना, संपत्ति का समान वितरण करना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता की परिभाषाओं का उल्लेख करो। तो राष्ट्रीय एकता के लिए ज़रूरी है राष्ट्र, और राष्ट्र का मतलब ऐसा मानव समूह जिसकी सामान्य सरकार हो, निश्चित भूभाग हो, अपनी भाषा हो। और राष्ट्रीय एकता के लिए क्या जरूरी है, क्या राष्ट्रीय एकता क्या है, क्या परिभाषा है, क्या विशेषता है। तो राष्ट्रीय हित के लिए व्यक्तिगत हित का त्याग करना चाहिए, देश की सेवा करना चाहिए और देश की सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार स्वयं को ढालने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट, बहुसंस्कृतिवाद की संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत विभिन्न संस्कृति समूहों के मूल्यों का सम्मान करना होता है। नेक्स्ट, डीवी के प्रयोजनवाद का संक्षेप में विवरण दीजिए। तो डीवी का विश्वास सिर्फ उसी में है जो प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होता है। प्रयोजनवादी मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानते हैं। नेक्स्ट, प्लेटो के अनुसार सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम में निम्न चीज़ें शामिल होनी चाहिए: बौद्धिक क्रियाएं, कलात्मक क्रियाएं और नैतिक क्रियाएं, अर्थात भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित, ये बौद्धिक क्रियाओं में शामिल है। संगीत, कविता, ये कलात्मक क्रियाएं हैं। धर्म, अध्यात्म, नीतिशास्त्र, ये नैतिक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट, विश्व भारती की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं। तो पहला है पूर्व और पश्चिम संस्कृति को एक करना, यानी एकीकृत करना। ग्रामीण पुनर्रचना के संस्थानों की स्थापना करना। नेक्स्ट, नैतिक विकास पर विद्यालयी संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो विद्यालय का माहौल अगर सकारात्मक है तो बच्चे अपने आप को सुखद यानी कंफर्ट महसूस करते हैं। उन पर जो विद्यालयी साथी हैं, जैसे शिक्षक है, कर्मचारी है, अन्य विद्यार्थी और नेतृत्व प्रभावित करता है, जिससे उनका नैतिक विकास भी अच्छा रहता है। आजकल परिवार अधिकांश अकेले रह गए हैं और माता पिता दोनों कहीं कार्य या रोजगार में संलग्न हैं, तो बालक के संपूर्ण यानी सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी विद्यालयों पर आ जाती है। जो विद्यार्थी है वह विद्यालय में अन्य विद्यार्थियों और शिक्षकों के संपर्क में आता है और उनका प्रभाव विद्यार्थी पर पड़ता है। इस तरह से नैतिक विकास पर विद्यालय की संस्कृति का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। नेक्स्ट, कक्षा कक्ष में ज्ञान निर्माण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो कक्षा कक्ष में ज्ञान रचनात्मक होना चाहिए, विद्यार्थी को सक्रिय रखना चाहिए और प्रतिबिंबन का भी गुण होना चाहिए, यानी विद्यार्थी छात्र को तैयार करे, छात्र स्वयं भी अपनी अधिगम प्रक्रिया को नियंत्रित करे और शिक्षक के मार्गदर्शन में अच्छी चीज़ें सीखे। माहौल सहयोगी होना चाहिए, खोज आधारित ज्ञान देना चाहिए। ज्ञान का उद्देश्य विद्यार्थियों को विकसित करना होना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए किन कार्यक्रमों का सुझाव दिया गया है। तो विद्यार्थियों को मेलों और त्योहारों में भाग लेना चाहिए, सांप्रदायिक एकता स्थापित करने के हर कार्य में, हर गतिविधि में, नाटक गोष्ठी में भाग लेना चाहिए। विद्यालयों में बिना किसी भेदभाव या जातिवाद या रंग भेद के बिना शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। नेक्स्ट, आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र क्या है। अब आलोचनात्मक शिक्षण में शिक्षक के समक्ष कौन सी चुनौतियाँ उपस्थित रहती हैं। शिक्षक का प्रयास रहता है कि विद्यार्थियों की सहायता की जाए और उनमें प्रश्नों की पूर्ण समझ का विकास किया जाए। अब शिक्षक के समक्ष निम्न चुनौतियां हैं:
वैयक्तिक भिन्नता, यानी एक ही कक्षा के सभी बच्चे समान नहीं होते हैं। प्रत्येक छात्र के विचारों को पाठ्यचर्या में या शिक्षण शास्त्र में शामिल करना सरल नहीं होता है। प्रत्येक छात्र को अवसर प्रदान करना भी एक बड़ी चुनौती होती है। नेक्स्ट, शिक्षण एवं अधिगम वृद्धि में खेल के मैदान की भूमिका का विवरण दो। एक शोध है, रिसर्च, कि विद्यार्थियों को कक्षा में ध्यान देने की क्षमता बढ़ जाती है यदि उन्हें 10 से 20 मिनट तक खेल का समय दिया जाए। खेल के मैदान से विद्यार्थी लाभान्वित इस तरह से होते हैं कि उनका अधिगम यानी सीखना तेजी से बढ़ जाता है, सृजनात्मकता बढ़ जाती है, बच्चे स्वस्थ रहते हैं और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। सामाजिक कौशल भी अच्छा हो जाता है, स्वतंत्रता की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट, संगठनात्मक लोकाचार से क्या तात्पर्य है? एक शिक्षक में इसके लिए किन गुणों का होना आवश्यक है? तो जो संगठनात्मक लोकाचार है, यह शिक्षक के लिए आचार संहिता यानी नियमावली होती है जिनका वह पालन करें, और शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वे शिक्षण कार्य को अच्छे से करेंगे। अब शिक्षक में क्या क्या गुण होना चाहिए? तो मानवीय गुण हो, यानी उसमें मानवीयता होनी चाहिए। अपने विषय का अच्छा जानकार यानी ज्ञाता हो। रचनात्मक विचारधारा हो, यानी हमेशा सच और न्याय का पाठ पढ़ाए। शिक्षण विधि में बिल्कुल एक्सपर्ट होना चाहिए। अच्छा नागरिक हो, उसे सामाजिक समस्याओं का ज्ञान होना चाहिए। अपने विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और स्टाफ से मधुर संबंध रखे। शिक्षक में धैर्य और आत्मसंयम होना चाहिए। बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करे। लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण हो। शिक्षक ईमानदार हो। व्यवसाय के प्रति उसमें निष्ठा होनी चाहिए और समसामयिक घटनाओं का ज्ञान होना चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण लिया हुआ होना चाहिए। शिक्षक निरंतर अध्ययनशील रहे तभी वह बच्चों को ज़्यादा अच्छा पढ़ा पाएगा। शिक्षक को सामाजिक परिवर्तन का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक समाज से अच्छे संबंध रखने वाला हो, अर्थात अभिभावकों से और समुदाय से। प्रशासकीय योग्यता भी होनी चाहिए। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के जीवन परिचय एवं सामान्य दर्शन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो महात्मा गांधी जी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर स्थान पर हुआ। वे हाई स्कूल करने के बाद वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए। 4 साल बाद भारत लौटे। मुंबई में वकालत शुरू की परंतु सफल नहीं हुए। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ पर ब्रिटिश जो भारतीय प्रवासियों पर अमानवीय अत्याचार कर रहे थे, 20 वर्षों तक गांधी जी ने उसका विरोध किया। 9 जनवरी 1915 को दक्षिणी अफ्रीका से वापस भारत लौटे और भारत में ब्रिटिश शासन के विरोध में अहिंसात्मक आंदोलन छेड़ा। इसमें चंपारण का नील आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो का नारा देते हुए उन्होंने इस तरह के कई आंदोलन भारत में चलाए। कई तकलीफ़ें झेली, कई बार जेल गए। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी। गांधी जी के प्रमुख सिद्धांत थे ईश्वर, आस्था, सत्य, प्रेम, अहिंसा, बंधुत्व, ट्रस्टीशिप यानी न्यासिता का सिद्धांत, बुनियादी शिक्षा आदि। शांति निकेतन का शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान बताइए। टैगोर के शिक्षा नैतिक आध्यात्मिक लक्ष्य भी संक्षेप में लिखिए। यह क्वेश्चन है। इसका आंसर है कि टैगोर ने अपने संस्थान का नाम शांति निकेतन रखा क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा शांति है, पूरा प्राकृतिक वातावरण है। ग्रामीण पुनर्संरचना अर्थात यहाँ पर गांव की अज्ञानता
और अशिक्षा को दूर करने के प्रयास किए जाते हैं। आध्यात्मिक उन्नति, विभिन्न स्रोतों से ज्ञान की प्राप्ति, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। विशाल पुस्तकालय है। राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न की जाती है। स्वपरिश्रम यानी शारीरिक और मानसिक खुद परिश्रम करने पर बल दिया जाता है। सहयोग और समन्वय है और विद्यार्थियों को वास्तविक शिक्षा देने वाला संस्थान है। धन्यवाद। जय हिंद। संजय लुणावत, माय मिशन, उदयपुर, बीएड द्वितीय वर्ष, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या, पार्ट 4। पावलो फरेरे के अनुसार शिक्षा के लक्ष्य को लिखिए। तो पहला लक्ष्य है प्रजातांत्रिक चिंतन के लिए जागरूकता। दूसरा है बच्चों को नागरिकता का पाठ पढ़ाएं। तीसरा है शिक्षा निर्धनों और पीड़ितों की सेवा के लिए भी हो और निर्धनों और पीड़ितों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था हो। सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जाए। नेक्स्ट, प्रजातंत्र की विशेषता बताते हुए प्रजातंत्रीय शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। अब प्रजातंत्र की क्या विशेषता है कि यह लोकमत पर आधारित है, उच्च आदर्शों पर आधारित है, सार्वजनिक शिक्षा हो, जनकल्याण पर आधारित हो, देश प्रेम की भावना हो, क्रांति से सुरक्षा हो, आत्मविश्वास का जो भावना का विकास किया जाए। नेक्स्ट, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? तो अमर्यादित व्यवहार किसी भी समाज के लिए हितकारी नहीं है। तो स्वतंत्रता के लिए भी कुछ संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं जिससे व्यक्ति का व्यवहार अमर्यादित एवं उच्छृंखल यानी अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए, बाकी उसे स्वतंत्रता का प्रयोग करने की छूट मिले। अब स्वतंत्रता के प्रकार होते हैं कि व्यक्तिगत भी हो सकता है, प्राकृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और संवैधानिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, समानता, सामाजिक न्याय एवं भ्रातृत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो समानता का अर्थ है कि समाज में कोई भी विशेषाधिकार वाला वर्ग नहीं रहे, यानी सबको समान रूप से उन्नति के अवसर मिले। सामाजिक न्याय के बारे में प्लेटो ने कहा था कि न्याय सर्वोपरि गुण है। जाति पाति, भेदभाव, अस्पृश्यता, अन्याय, शोषण, इन सब के विरुद्ध आवाज़ उठाई जाए, इनको समाप्त किया जाए, यही सामाजिक न्याय है। भ्रातृत्व के अनुसार देश का प्रत्येक नागरिक दूसरे नागरिक को अपना बंधु समझे, उनका सम्मान करे, उनके प्रति सहयोग की भावना रखें। नेक्स्ट, पाठ्यचर्या का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पाठ्यचर्या अंग्रेजी के करिकुलम शब्द से बना है और यह करिकुलम लैटिन भाषा के कुरेरे शब्द से बना है जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। तो पाठ्यचर्या के लिए हम समझ सकते हैं कि शिक्षा एक ऐसी दौड़ है जो पाठ्यचर्या के मार्ग पर दौड़ती है और लक्ष्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट, विद्यालयों में पाठ्यचर्या की आवश्यकता बताएं। तो पहली आवश्यकता ज्ञान प्राप्त करने के लिए, दूसरा व्यवसाय और नौकरी के लिए तैयार करना, तीसरा अभिरुचि उत्पन्न करना, चौथा सामाजिक क्षमताओं का विकास करना और पांचवा है मानवीय गुणों का विकास करना। अब पाठ्यचर्या की विशेषताएं लिखिए, यह नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो पाठ्यचर्या संस्कृति का आधार होती है। पाठ्यचर्या को आवश्यक होने पर कई बार निर्मित भी किया जाता है, संशोधित भी किया जाता है। नेक्स्ट, विद्यालयों के उद्देश्य बताओ। तो विद्यालय क्या करता है? यह उद्देश्य को निर्धारित करता है और निष्पक्ष समझ विकसित करता है, विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करता है। नेक्स्ट, आधुनिक भारतीय समाज के मूल्य पर टिप्पणी लिखो। तो भारत में प्रजातांत्रिक प्रणाली अपनाई गई है। स्वतंत्रता, न्याय, समानता, धर्मनिरपेक्षता, भ्रातृत्व जैसे मूल्य विकसित किए गए हैं। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम निर्धारण के समय किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए? तो पहला कि पाठ्यक्रम में
विद्यार्थियों के जीवन से जुड़ी हुई जानकारी यानी चीज़ें हों, विद्यार्थियों के स्तर को ध्यान में रखा जाए, विद्यार्थियों को रटने की प्रवृत्ति से दूर रखा जाए, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बस्ते का बोझ कम हो, जीविकोपार्जन की क्षमता भी पाठ्यक्रम में होनी चाहिए ताकि बच्चा बेरोजगार नहीं रहे। नेक्स्ट, जेंडर क्या है? महिला या पुरुष से समाज द्वारा उनके अपेक्षित गुणों और व्यवहारों की स्थिति को जेंडर कहते हैं। इस तरह जेंडर का मतलब है वह भूमिकाएं जो समाज महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग तय करता है। नेक्स्ट, सेक्स और जेंडर में भेद स्पष्ट कीजिए। तो सेक्स प्राकृतिक, जैविक और आनुवांशिक संरचना द्वारा निर्धारित होता है जिसे हम बदला नहीं जा सकते, यानी अगर कोई लड़का है तो लड़का है और लड़की है तो लड़की है। नेक्स्ट, जेंडर का तो खैर उसमें आ ही चुका है। नेक्स्ट, पाठ्यचर्या के उद्देश्यों का उल्लेख करो। तो पाठ्यचर्या के क्या उद्देश्य है? विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना, संस्कृति का हस्तांतरण यानी हमारे जो जीवन जीने के तरीके हैं, हमारी परंपरा, हमारे त्यौहार, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना, नैतिक और चारित्रिक विकास करना, मानसिक शारीरिक शक्तियों का विकास करना, सृजनात्मक शक्ति का विकास, खोज की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों को भावी जीवन के लिए और संघर्षों के लिए तैयार करना, बच्चों में योग्यता, रुचि और उनकी क्षमता का विकास करना, उनको लोकतांत्रिक बनाना। नेक्स्ट, पाठ्यचर्या निर्माण या पाठ्यचर्या के विकास के प्रमुख आधारों का उल्लेख करो। तो पहला तो सामाजिक परिवर्तन की, समाज में हमेशा बदलाव होता रहता है, उसी के अनुसार पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए। दूसरा, सामाजिक स्थिति, अब हमारे देश की जो समाज की जो स्थिति है हमारी, उसी के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। समाज की आवश्यकता के अनुसार, हमारे नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के अनुसार और मनोवैज्ञानिक आधार पर पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, प्रभावी अध्यापन तथा अधिगम के लिए पाठ्यचर्या निर्माण में अध्यापक की भागीदारी क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो विद्यार्थियों के विकास का स्तर है, उनकी अभिरुचियां हैं, उनके बारे में जितनी जानकारी अध्यापक को होती है उतनी जानकारी पाठ्यचर्या के निर्माताओं को नहीं होती है, इसलिए अध्यापक की भागीदारी जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, भविष्य की भावी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए हमें पाठ्यचर्या में किन तथ्यों पर गौर करना चाहिए? तो पहला है, हमें सूचना विस्फोट, यानी बहुत सारी सूचनाएं आ रही है, उसमें से काम की कौन सी है, इस पर ध्यान देना चाहिए। संचार प्रौद्योगिकी, जो लेटेस्ट जो तकनीकी है उसका उपयोग करना चाहिए। नए रोजगार को शामिल किया जाना चाहिए। और ऊर्ध्वगामी मॉडल, यानी छात्र को गतिशीलता हो, उसको चयन में अधिक विकल्प मिले और उसका अधिक प्रोत्साहन प्राप्त करे, इस तरह को हम बोलते हैं ऊर्ध्वगामी यानी बॉटम अप मॉडल। फिर अगला जो विशेषता है या अगली जो तथ्य है वह है दूरस्थ यानी मुक्त शिक्षा। नेक्स्ट, पाठ्यचर्या निर्माण के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं कौन सी हैं? तो पहली बाधा है परंपरा के प्रति प्रेम और झुकाव। जब भी हम पाठ्यक्रम बनाते हैं तो हमारे मन में ऐसा कुछ न कुछ झुकाव आ ही जाता है। प्रतिबद्धता में कमी, शिक्षकों की जड़ता और रूढ़िबद्धता, समुचित नियोजन का अभाव यानी प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पाती है। फिर हठधर्मिता की, कई बार विदेशों की कोई अच्छी चीज़ स्वीकार करना हम अच्छा नहीं मानते हैं जबकि वो चीज़ वास्तव में अच्छी होती है। इसी प्रकार कई बार असमर्थता भी होती है। इसके साथ ही साथ आत्मविश्वास की कमी, आलोचना का भय, तकनीकी ज्ञान का अभाव, विरोध की प्रवृत्ति, अनुसंधान के प्रति उपेक्षा, यह सब बाधाएं भी पाठ्यचर्या के निर्माण के समय हमें महसूस होती है। नेक्स्ट, पाठ्यचर्या संचालन विनियम क्या है?
इनकी आवश्यकता और महत्व बताइए। तो शिक्षा पर देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का और उनमें होने वाले परिवर्तनों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। नेक्स्ट, विद्यालयों में पाठ्यचर्या की आवश्यकता, महत्व एवं कार्यों का वर्णन करो। तो देख लीजिए, सबसे पहला क्या है, शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक है, शिक्षण सामग्री के निर्धारण में सहायक है, कौन सी विधि से पढ़ाया जाए यानी शिक्षण विधियों के निर्धारण में सहायक है, विषय सामग्री के विभाजन के रूप में सहायक है, चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है, अनुसंधान और आविष्कार में सहायक है और तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान भी हो जाता है। नेक्स्ट, पाठ्यचर्या योजनाकार को पाठ्यचर्या नियोजन और विकास के दौरान किन विचारों को ध्यान में रखना चाहिए। तो विकासात्मक विचार, सामाजिक विचार, आर्थिक विचार, परिवेश संबंधी विचार, संस्थागत विचार, अध्यापक संबंधी विचारों का ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट, पाठ्यचर्या का निर्माण एवं विकास करते समय किन किन सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। तो पहला है व्यापकता का सिद्धांत, बाल केंद्रितता यानी बच्चों को केंद्र बिंदु बनाया जाए, बच्चों के लिए पाठ्यक्रम उपयोगी हो, दूरदर्शी का सिद्धांत यानी पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बच्चे के भविष्य में भी यानी उसके भावी जीवन में भी उपयोगी हो सके, रचनात्मक और सृजनात्मक शक्तियों के उपयोग का सिद्धांत, खेल का सिद्धांत क्योंकि खेल से शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। खेल के मैदान में बच्चा नेतृत्व, समन्वय सहित कई गुणों को भी सीख जाता है। अनुभव का सिद्धांत, अवकाश के लिए प्रशिक्षण का सिद्धांत, विकास की सतत प्रक्रिया का सिद्धांत और जीवन से संबंधित होने यानी जीवन में उपयोगी ज्ञान हो ऐसा सिद्धांत, संस्कृति एवं सभ्यता के संरक्षण का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता और लचीलेपन का सिद्धांत कि एक ही कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं और सभी अलग अलग तरह के होते हैं तो उनके अनुसार थोड़ा सा पाठ्यक्रम में फेरबदल भी किया जाना चाहिए। आदर्शों की प्राप्ति का सिद्धांत और जनतंत्री भावनाओं के विकास का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत और चयन का सिद्धांत। अर्थात कुछ विषय जो बहुत अधिक महत्व के हैं उनको तो सभी के लिए अनिवार्य घोषित कर दें में और बाकी विषयों को उनका जो चयन करना बच्चे के लिए ऐच्छिक कर दिया जाए ताकि बालक अपनी रुचि, क्षमता और जिज्ञासा के आधार पर पढ़ने के लिए स्वतंत्र हो। नेक्स्ट, अगला जो है पाठ्यचर्या निर्माण यानी विकास की आवश्यकता का विस्तृत विवेचन कीजिए। तो पाठ्यचर्या का निर्माण या विकास क्यों किया जा रहा है? क्योंकि छात्रों के व्यवहार में समाज या देश की ज़रूरत के अनुसार परिवर्तन लाया जाए, उनको अच्छी श्रेणी का शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके, वर्तमान समय की जो मांग है उसे पूरी किया जा सके, भावी जीवन की तैयारी की जा सके, समाज की आवश्यकताओं के अनुसार विद्यार्थी का विकास कर सके, उनमें प्रजातंत्र की भावना भरी जा सके, वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान भी हो और शिक्षा में गुणवत्ता लाना भी प्रमुख इसका आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, अगला जो है वह क्वेश्चन है, विद्यालय पाठ्यचर्या के किन उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो विद्यालय में जाकर बच्चों का सर्वांगीण विकास हो जाता है, बच्चों को रुचि, योग्यता, क्षमता, इच्छा आदि का विकास करने में भी विद्यालय से मदद मिलती है, लोकतंत्र की भावना उत्पन्न होती है, व्यवहारिक रूप से बच्चे सक्षम बन जाते हैं, उनमें कई तरह की क्षमताएं छुपी हुई होती, उनका विकास हो जाता है। नेक्स्ट, शोध पाठ्यचर्या क्या है? पाठ्यचर्या पर शोध यानी रिसर्च करने का उद्देश्य शिक्षक को पाठ्यचर्या के 4 क्षेत्रों से अवगत कराता है। यह जो 4 क्षेत्र हैं इनके माध्यम से शिक्षक अपनी भूमिका को अच्छे से निभाता है
और बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है। ये जो 4 क्षेत्र हैं ये है शैक्षणिक उद्देश्य, अधिगम के अनुभव, शिक्षण प्रक्रिया और शिक्षण कार्यक्रम। नेक्स्ट, शोध पाठ्यचर्या में अनुसंधान के उद्देश्य बताइए। तो पहला ही उद्देश्य है जानकारी प्राप्त करना, दूसरा है समस्याओं का पता लगाना, तीसरा नई प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु प्रेरित करना, चौथा पाठ्यचर्या में जो भी दोष हैं, कमियां हैं, त्रुटि है, खामियां हैं, उनका पता लगाना, चौथा है पाठ्यचर्या में परिवर्तन क्या किया जाए परिस्थितियों के अनुसार, ऐसे सुझाव देना और सुधार करने के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट, पाठ्यचर्या शोध के लाभ बताइए। तो पहला लाभ है शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार करना, फिर है शिक्षकों में रुचि और विशेषज्ञता विकसित करना, सांख्यिकी विश्लेषण की सुविधा प्रदान करना, व्यक्तिगत ज्ञान में वृद्धि करना आदि। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तकों का महत्व बताइए। तो पहला महत्व ज्ञान प्राप्ति के मितव्ययी यानी कम खर्चीले यानी सस्ते साधन हैं। इन्हीं के आधार पर प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है। विद्यार्थियों को चिंतन, तर्क, मनन और सोचने का अवसर मिलता है और पाठ्यपुस्तक की सहायता से ही शिक्षक पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। पाठ्यपुस्तकें ज्ञान को स्थायी बनाने में सहायक है। पाठ्यपुस्तकें सहायक सामग्री का कार्य करती है और यह नवीनतम ज्ञान का स्रोत होती है। नेक्स्ट, शिक्षण एवं अधिगम में आधारभूत प्रोत्साहन क्या भूमिका निभा सकता है। तो यहाँ पर यह है कि विद्यालय में मानवीय संसाधन भले ही बहुत ज़्यादा दक्ष हैं, लेकिन अगर भौतिक संसाधन नहीं है तो तब तक वे भली प्रकार कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए आधारभूत प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी है। इसमें विद्यालय भवन, मैदान, पुस्तकालय, खेलकूद का सामान, प्रयोगशाला, शिक्षक के लिए शिक्षण सामग्री, इन सभी के बिना किसी विद्यालय को अच्छे से नहीं चलाया जा सकता है। नेक्स्ट, सतत और व्यापक मूल्यांकन सीखने वालों का तनाव किस प्रकार कम करता है। तो एक इसका पहला तो जो है तरीका कि विषय वस्तु के छोटे भाग पर निश्चित अंतराल में जो कार्य किया जाता है और सीखने वाले के अधिगम की प्रगति जांची जाती है, तो छोटे छोटे पार्ट्स में टुकड़ों में सब करते हैं तो लोड कम हो जाता है। सुधारात्मक उपाय का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थी के बारे में ऋणात्मक टिप्पणी करने से रोका जाता है। विद्यार्थी यानी अधिगमकर्ता के सभी क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है जिससे उनकी विशिष्ट योग्यताएं पहचानी जाती। इस प्रकार सतत और व्यापक मूल्यांकन सीखने वालों का यानी विद्यार्थियों का तनाव कम कर देता है। नेक्स्ट देखिए, पृष्ठ पोषण के प्रयोजन एवं कार्य बताइए। तो पृष्ठ पोषण का मतलब होता है फीडबैक। इसका उद्देश्य होता है किसी भी व्यक्ति या जो सिस्टम काम कर रहा है उनको उनकी कार्यशैली के बारे में सूचना प्रदान करना। यह 2 प्रकार के कार्य करता है या 2 उद्देश्य पूरे करता है। पहला तो है नियंत्रण संबंधी कार्य और दूसरा है पुनर्बलन कार्य। ठीक है, पुनर्बलन मतलब विद्यार्थियों में सीखने का उत्साह बढ़ाना। नेक्स्ट देखिए, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के गुण बताओ। तो क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम मानसिक प्रवृत्तियों का पालन करता है। क्रिया केंद्रित यानी करके सीखना। करके सीखने से व्यक्ति का मस्तिष्क मजबूत होता है, इसलिए कहा जाता है मानसिक प्रवृत्ति का पालन करना। इसमें बालक स्वयं करके सीखता है, इसलिए यह बच्चों को परीक्षण और खोज के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसा करने पर बच्चे को लगता है कि ये कार्य तो मैंने किया है, तो उसमें आत्मगौरव और आत्मविश्वास विकसित होता है। बच्चों में मिलकर कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। शारीरिक श्रम के प्रति वे सकारात्मक होते हैं। अनुशासनहीनता की समस्या समाप्त हो जाती है और पुस्तकों से जो सैद्धांतिक ज्ञान मिलता है या रटंतु प्रवृत्ति होती है वह कम हो जाती है। नेक्स्ट, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम के गुण बताओ। तो पहला ही है कि अनुभव ही सीखने यानी अधिगम का आधार है।
व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त होती है। रुचि और अभिक्षमता से प्रत्यक्ष संबंध रहता है। जीवनोपयोगी शिक्षा प्राप्त हो जाती है। समाज की जो संस्कृति है वह अगली पीढ़ी तक पहुँचाई जा सकती है। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। विद्यालय और समाज में सहज संबंध स्थापित होते हैं। बच्चों को किताबी ज्ञान की बजाय व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है, जो विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करता है। नेक्स्ट, कार्य आधारित पाठ्यक्रम के गुण बताइए। तो यह भावी जीवन की तैयारी कराता है। इसमें बालक शारीरिक श्रम करते हैं तो कार्य के प्रति उनका दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। प्रयोगों पर बल दिए जाते हैं। इससे विद्यार्थी स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनते हैं, जिससे बेरोजगारी नहीं रहती है। सामाजिक और प्रजातांत्रिक गुणों का विकास होता है। और ये जो कार्य आधारित यानी करके सीखने के कारण जो ज्ञान प्राप्त होता है वह स्थायी भी होता है, प्रभावी भी होता है और हर तरह की उन्नति, विशेष तौर पर आर्थिक उन्नति